अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से या इंडिया से यूएई आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि यहाँ पे आके बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस करें और आएँ कैसे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आने का ही है कि किस तरह से आना है उन्होंने। तो उसके लिए देखें, उनके पास दो चॉइसेस होती हैं कि या तो वो किसी एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आएँ यहाँ पे, या फिर कोई ना कोई बिज़नेस यहाँ पे बनाएं और उसमें अपना इन्वेस्टर का वीज़ा, पार्टनर का वीज़ा या कंपनी में कोई भी डेजिग्नेशन मैनेजर वगैरह जीएम की पोजीशन लेके वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसमें भी अब दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। अगर आप अपना ट्रेड लाइसेंस लेते हैं तो यहाँ पे फ्री जोन का लाइसेंस मिलता है या फिर मेनलैंड का मिलता है। फ्री जोन में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो आपको बाद में पता चलता है, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, जबकि मेनलैंड में ये चीज़ नहीं है। अब अगर आप फ्री जोन में आ जाएं तो फ्री जोन में जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो 3 यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं। एक इफ्ज़ा है, एक मैदान है और एक शम्स है। शायद इससे के अलावा भी कोई हो, वो अभी हम पूछते हैं। मैं एक ऑफ़िस में आया हूँ, ये ट्रेड लाइसेंस का ही काम करते हैं, ये पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, बिज़नेस सेटअप की भी और ट्रेड लाइसेंस से रिलेटेड भी। तो फर्दर इनसे पूछेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी कासिम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र है, फ़र्स्ट क्लास। अच्छा कासिम भाई, आपने एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया मुझे। वेलकम वेलकम। तो मुझे थोड़ी सी तफसील बताएं कि ट्रेड लाइसेंस कैसे मिलता है और यानी उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और पाकिस्तानियों के लिए जो मसले चल रहे हैं ख़ासकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रोड में बताया है कि दो तरह के ट्रेड लाइसेंस हैं, एक फ्री जोन का है और एक मेन लैंड का है। दोनों के अपने अपने फ़वायदे हैं और अपने अपने उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है यहाँ पे, तो सबसे लो कास्ट और सबसे आसान लाइसेंस फ्री जोन का लाइसेंस है। उसमें आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, उसमें आपकी कास्ट ऑलमोस्ट हाफ होती है मेन लैंड से। लेकिन अगर आप यानी जिसे कहते हैं ना खुला डुला बिजनेस करना चाहते हैं, खुल के मेन लैंड में कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेन लैंड का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल होते हैं फ्री जोन से विदाउट वीज़ा। अच्छा, थोड़ा सा ये जो लेमैन है ना, जिनको नहीं पता फ्री जोन और मेन लैंड का डिफरेंस, वो ज़रा सा उसमें डीप में जाके एक्सप्लेन करें कि वो B2B होता है और वो B2C होता है। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्री जोन गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, जैसे कि वो मेन लैंड के जितनी भी उनके कवानीन है सवाए मतलब सिक्योरिटी और डिफेंस वगैरह के, उनसे हट के फ्री जोन अथॉरिटीज बनाई जाती है जहां पे आप अपना कंडक्ट बिजनेस कर सकते हो, लेकिन मेन लैंड दुबई का कोई भी कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। सही। आई मीन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कवानीन उस पर अप्लाई नहीं होगी। इमिग्रेशन के तो होंगे डेफिनेटली, वो डिफेंस या इमिग्रेशन वगैरह के कवानीन में आता है। तो इसके अलावा जितने भी कंपनीज लॉ हैं या लेबर लॉ हैं मेन लैंड के, वो फ्री जोन में नहीं होगी, उनके अपने लॉज होंगे सारे। ठीक है, तो उसमें होता क्या, रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे जो फ्री जोन में जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो फ्री जोन में ही अपना काम कर सकते हैं, या अगर उनको बाहर काम करना है तो वो B2B काम कर सकते हैं। B2B से मुराद है जैसे बिजनेस टू बिजनेस काम कर सकते हैं, यानी वो फ्री जोन आइडियल होता है कंसल्टेंसी के लिए। ठीक है, या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको B2B ही काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अकाउंटिंग फॉर्म वाले हैं, उनके लिए एक आइडियल फ्री जोन है, उनको ऑफिस नहीं चाहिए, मेनलैंड में कुछ भी नहीं है, उनको B2B काम होता है उनका। और इवन फ्री जोन वालों को कुछ बिजनेस सेंटर्स में भी ऑफिस अलाउ करते हैं, आप ले सकते हैं। तो मेनलैंड में क्या होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, फ्री जोन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। फ्री जोन में एक प्रॉब्लम है, उसमें पैकेजेस बने होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 6000 वाला पैकेज है, 12000 वाला पैकेज है, 18000 वाला पैकेज है। तो जब आप उसमें वीज़ा ऐड करते हो, ये पैकेज मॉडिफाई करते हो ना, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी कॉस्टली भी साबित होते हैं। तो जैसे आपकी एक्टिविटी और आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है आपके काम पे, कि आपको मैं फिर वो गाइड करूँगा कि कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए। जबकि ऑन द अदर हैंड मेनलैंड में आप जैसे ही लाइसेंस लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल एजारी लाजमी चाहिए, एक फिजिकल स्पेस चाहिए आपको। कुछ लाइसेंसेज हैं उनमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, फर्स्ट ईयर आप वर्चुअल ऑफिस के साथ भी चल सकते हैं,
जैसे कि उसमें भी प्रोफेशनल लाइसेंस है। जैसे मैंने आपको पहले अकाउंटिंग वालों का बताया था, फर्स्ट ईयर आप चल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप वीज़ाज ऐड करेंगे तो गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आप इसके अंदर इजारी लें, इसके अंदर ऑफिस लें, तो कास्ट ऐड हो जाएगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसा चक्कर नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके मॉडिफाई होंगे या आपका बिजनेस पैकेज अपग्रेड होगा, उसकी कास्ट है। उसमें आपने एक दफ़ा लाइसेंस लिया, इमिग्रेशन कार्ड इशू करवाया और उसके बाद आप जितने मर्जी वीज़े उसमें ले सकते हैं। कोटा मॉडिफिकेशन होती है, उसकी बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे अगर कोई हम फ्री जोन का लाइसेंस ले रहे हैं तो वो यूएई में कहीं पे भी काम कर सकते हैं और ऑनलाइन ही कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अगर मैंने फ्री जोन का लाइसेंस लिया दुबई का, अब मैं फुजैरा में बैठ के काम करना चाह रहा हूँ या अबू धाबी में काम करना चाह रहा हूँ, तो वो पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास फ्री जोन दुबई का लाइसेंस है, आप B2B कहीं भी काम कर सकते हैं, यूएई में भी और यूएई के बाहर भी। यानी एक्सपोर्ट भी कर सकते एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो एक लाइसेंस में ऐड हो सकती हैं, यानी सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं ना? अब जैसे यूज्ड कार बिजनेस हो गया, जी जी, तो उसमें मेरे ख्याल में रेंट अ कार ऐड नहीं हो सकती। मेनलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेनलैंड में क्या होता है, ग्रुप होता है। हाँ। तो एक ग्रुप के अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उस लाइसेंस में ऐड हो जाएंगी। मेनलैंड में हो जाएगी। हाँ जी, मेनलैंड में रेंट अ कार और यूज्ड कार अगर वो सेम ग्रुप में है तो हो जाएगी। नहीं है ना, मेरा ख्याल में सेम ग्रुप में नहीं है वो। हाँ, हाँ जी, नहीं। तो वो पहले 4 कोड होते हैं, अगर आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो वो जो सेम एक्टिविटीज होंगी 2-3 ही होती हैं, अच्छा 4-5 भी हो जाएंगी, तो वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन एडिशनल कास्ट भी उसकी होती है। हाँ, वो Free यानी में add नहीं कितनी होती हैं। 500 हाँ जी, to कुछ 1000 additional cost तक होती है। एडिशनल एक्टिविटी कास्ट ऐड करने की कॉस्ट है। लेकिन फ्री जोन में क्या है, फ्री जोन में आप 5 एक्टिविटीज ले सकते हो, कुछ फ्री जोन 3 एक्टिविटीज ऑफर करते हैं। जैसे अजमान वाले 10 दे रहे हैं आज, हाँ जी, अजमान वाले हैं, और राकेश वो वाले 10 हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज दे रहे हैं फ्री जोन में। फ्री जोन अजमान न्यू वेंचर्स के नाम से जो। हाँ जी, तो वो डिफरेंट है, अभी बहुत फ्री जोन है, यानी कि राकेश का है, अजमान का है, उमल क्वेन है, दुबई में बहुत सारी फ्री जोन है। लेकिन इसका एक सिंपल असूल बता दूं कि दुबई के जितने भी फ्री जोन हैं वो दूसरे अबू धाबी को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके फ्री जोन्स के डबल कास्ट आती है उसकी ऑलमोस्ट। क्यों, उसकी क्या वजह? बस दुबई है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि अजमान का आप बता रहे हैं, अजमान किसी का नाम मेंशन स्पेसिफिक नहीं करता, 3-4 बताता हूँ। अजमान का है, उम्मुल क्वेन का है, रासुल खैमा का है, शम्स का है, SPC का है। ये सारे विदाउट वीज़ा अगर आप लेंगे ना तो आपको 6 से 8 हज़ार के दरमियान में आएंगे। 6 से 7 हज़ार कर लें। दुबई का ऑलमोस्ट डबल है। दुबई का 13,000, 12 से 13,000 में स्टार्ट होते हैं। फिर जितने बड़े, और अगर आप उसमें फर्दर कोई वो वीजे ऐड कर लें तो वो 20,000, 18-20,000 तक पहुंचते हैं। ज़्यादा 22,000 तक, 22-23,000 तक हो जाता है। उसमें इमिग्रेशन कार्ड भी होता है। अच्छा, लेकिन अगर अपना वीजा ऐड करना हो इन्वेस्टर को, हाँ जी, अपना ही वीजा ले रहा हो, तो भी वो पूरा एस्टेब्लिशमेंट कार्ड और वो सब कुछ हाँ बनाना जी, पड़ता है, वो हाँ 20 पे पहुंच जाएगा। देखिए, अगर आपकी इमिग्रेशन में फाइल खुलती है वीज़ा लेने के लिए, आपकी इमिग्रेशन में फाइल खुलेगी, फिर चाहे वो आपकी अपनी खुले या एम्प्लॉयज के लिए खोलें, तो पैसे वो इमिग्रेशन कार्ड की फीस आपको देनी है। हाँ। वो सारे फ्री जोन में जो आप बता रहे हैं ना, उसमें तकरीबन 2,000 फ्री, इवन नॉर्थर्न स्टेट्स में भी 2,000 इमिग्रेशन कार्ड होता है, इससे कम नहीं होता। जबकि मेनलैंड में वो 475 उसकी कास्ट है टोटल। अच्छा कासिम भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो है अभी तो लग नहीं रहे, मुश्किल से, ना विजिट लग रहा है ना इन्वेस्टर वीज़ा लग रहा है। अच्छा, अब वो लोग ये समझते हैं सारे पाकिस्तानी के यहाँ पे अगर आपने लाइसेंस ले लिया, कोई ट्रेड लाइसेंस बनवा लिया, कंपनी स्टैब्लिश हो गई, तो वो यहाँ पे या तो उसी के वीज़े इन्वेस्टर वीज़े पे आ जाएंगे या विजिट वीज़े पे आके कन्वर्ट करा लेंगे। तो क्या वीज़े ईजिली लग रहे हैं सबके? देखें, ये तो अब केस टू केस होता है। ठीक है, केस आता है, जैसे इमिग्रेशन में वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। जो आपका क्वेश्चन है कि जैसे ही मैंने लाइसेंस बनाया कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइसेंस बनाने वाला एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से लाइसेंस बनता है DD से। उसके बाद इमिग्रेशन में आपका समटाइम इमिग्रेशन कार्ड भी बन जाता है, उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा भी हुआ है कई दफ़ा। तो ये लेबर से रिजेक्ट होता है? नहीं, इमिग्रेशन से। अगर आपका इन्वेस्टर वीज़ा है तो इमिग्रेशन से। लेबर डिपार्टमेंट भी टोटली डिफरेंट है, वो जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं, सही, फिर उस केस में आप लेबर को टच करते हैं। अच्छा कासिम भाई, ये बताएं, लोग यहाँ पे आके रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, वो एमिरेट्स ID लेते हैं, फिर वो इस तरफ आते हैं कि यार अब जब मैं आ ही गया हूँ तो कोई ना कोई काम कर लूँ, इन्वेस्टमेंट भी होती है उनके पास, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे किस तरह से, यानी पूरा प्रोसीजर वो देखें कि किस तरह से क्या काम करना है? देखें, इससे भी एक स्टेप पहले, जैसे जब यहाँ में लोग आते हैं तो वो एमिरेट्स ID लेने के लिए लाइसेंस लेते हैं, बहुत से लोग। सही। तो जो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो वो खुद क्लियर नहीं होते उन्होंने क्या करना है। तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो कंसल्टेंट होता है वो सेम लाइक डॉक्टर होता है, आपने उसको सही बताना है अपनी सिचुएशन की, मैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे लाइसेंस ले रहा हूँ। और यानी सब कुछ बताएं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, बिल्कुल
मेरा पर्पस क्या है, काम क्या कर सकता हूँ, एक्सपर्टीज़ किस में है, टाइम कितना दे सकता हूँ, उसी हिसाब से फिर आपको कोई सजेस्ट करेगा। और एज ए कंसल्टेंट हम पूरा बिजनेस आपको यानी फॉर्म करके भी दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जैसे बहुत से लोग आते हैं सिर्फ रेजिडेंसी लेने के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात हो रही है, तो उनको खुद क्लियर नहीं होता, वो बिल्कुल 2-3 डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। मैं ये बिजनेस कर लूँ, रेंट ए कार का कर लूँ, दूसरी साइड पे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँ। अब वो कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या काम आता है, या आप बताएं कि मुझे रेजिडेंसी लेने के लिए करना है, सबसे आसान एक्टिविटी कौन सी है, तो उस एक्टिविटी में चले जाएं फिर। अच्छा कासिम भाई, नई कंपनी हमने बनाई जैसे कोई, तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स अब तो इम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी करवाना होता है लोगों को, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है? और दूसरा उसमें ये बताएं कि फ़र्ज़ करें नई कंपनी बनाई, तो क्या फ़ौरन उसको रजिस्टर भी करना है कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए, या पहले ट्रांजैक्शन 1 साल की होनी चाहिए कुछ उसमें, जी तभी तो टैक्स देगा वो? जी इसमें जो रजिस्ट्रेशन है ना वो मैंडेटरी है। आपको वो कंपनी का लाइसेंस जैसे ही फॉर्म होता है, जैसे इशू होता है, उसके 3 महीने के अंदर आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं कि अपना टैक्स पे करना है, सिर्फ एफटीए के साथ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है कि ये रजिस्ट्रेशन लाजिम है। लाजिम है। 3 महीने में करेंगे नहीं तो 10,000 फाइन है। उसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन पे 10,000 आपको फाइन लगेगा। हाँ, उसमें एक एग्जेम्पशन है, लेकिन वो मेरे ख्याल में हमारे केस में नहीं आएगी। जो ये सोल एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो एलएलसी नहीं होती, एक इंडिविजुअल के नाम पे कंपनी नहीं, सोल एस्टेब्लिशमेंट होती हैं जिसमें एक लोकल एजेंट भी होता है। अच्छा, यानी पार्टनर होता है उसमें, कोई शेयर होता है, सोल एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं उसको। उसमें 100% ओनरशिप है। हाँ, एलएलसी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं होती। तो उसमें अगर आपका 1 मिलियन तक टर्नओवर होगा तो उसके बाद आपने रजिस्टर करना है उसको नेक्स्ट ईयर। अच्छा, बस वो एग्जाम्पशन है। बाकी हर कंपनी, चाहे आपकी जीरो बिजनेस है, चाहे आपने वीजा के लिए बनाई है, आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना है एफटीए के साथ। सही है। उसके बाद इनके रेट्स हैं, यानी 9% टैक्स है, लेकिन उसमें भी है कि पहले 375,000 पे टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जितना भी होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 370 है या 470? 375,000 सेम वेट ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट $100,000 बनते हैं ये। तो उसके ऊपर जितना भी होगा उस पर आपका 9% टैक्स होगा। लेकिन उसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट ने पहले 3 साल एक स्मॉल बिजनेस रिलीफ भी दी है। अच्छा। कि पहले 3 साल जो है ना, जिसका टर्नओवर 3 मिलियन से नीचे है तो उस पर 0% है, चाहे उसका पूरा 3 मिलियन प्रॉफिट भी है तो उसको 0% लगेगा। और ये बहुत से लोगों को मिस्टेक होती है कि वो समझते हैं लाइसेंस बना लिया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमें रजिस्टर नहीं होना। रजिस्टर आपको हर हाल में होना है, और फाइल भी हर साल करना है। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह टैक्स फाइलिंग हर साल होती है, उसी तरह ये फाइल भी करना है उसी तरह। तो यानी पूरी अकाउंटिंग मैनेजमेंट पीछे आपको हाँ जी, अब थोड़ा सा वो यानी कि आपके लिए ऑर्गेनाइज हो गया है। एफटीए वाले कभी भी आके आपको चेक कर सकते हैं, इनवॉइस मांग सकते हैं। ऑडिट हो रहे हैं लोगों के। अच्छा, जब वो ऑडिट होते हैं तो वो काफी चीजें, वेट जो है, वेट 5% जो क्वार्टरली पे होता है। हाँ, वेट। हाँ, एक और मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी। जब लोग लाइसेंस बनाते हैं या प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारा वेट रजिस्टर कर दें, हालांकि उनका थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ होता। वो कहते नहीं, ये फिर भी कर दो। अच्छा, उसके वो मैंडेटरी नहीं है? नहीं, मैंडेटरी है। जैसे कॉर्पोरेट तो मैंडेटरी हो गया, तो ये भी मैंडेटरी नहीं, उसके लिए थ्रेशोल्ड मीट करना जरूरी है। फिर उसके बाद जी 375,000 की सेल्स अगर आपकी पिछले 12 महीने में है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर वीएटी रजिस्टर करना है। सही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनका थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ था, वो कहते हैं जी फिर भी हमें रजिस्टर कर दो, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमारे सप्लायर का ये मांगते हैं हमसे वेट सर्टिफिकेट, तो उसमें भी 10,000 फाइन हो जाता है। अगर आप जब डी रजिस्टर करोगे, आपका अगर थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ, डी रजिस्टर करोगे तो आपको अथॉरिटी 10,000 फाइन कर देती है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो यूं रजिस्टर कराते होंगे कि वो तो वेट पे कर रहा है, तो वो शायद क्लेम करना चाहता होगा, लेकिन वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करा। हाँ। उसमें एक दूसरी है, मिनिमम थ्रेशोल्ड भी है। वो कहते हैं अगर आपका इसका हाफ 375 का हाफ 187 500 हो जाए जब, तो आप वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो मिनिमम आपको उतना होना चाहिए। सेल्स या एक्सपेंसेस दोनों में से कुछ भी होगा फिर करा सकते हैं, वरना वो रजिस्टर नहीं होगा। वो आप मांगते हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स की सेल दें, तो लोग वहाँ पे अगर गलत सेल डालेंगे तो अब वो एफटीए की कॉर्पोरेट टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो मिसमैच भी हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फ्री जोन में वेट जो है वो नहीं पे करना पड़ता, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, ना पे करना है, तो ये ऐसा भी कुछ है क्या? जी, वेट के लिए देखें, जैसे कुछ डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स हैं, उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है। जैसे कि दाबजा है, या शारजा में शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन है। कुछ बड़े बड़े फ्री जोन है जो जिनको वेट डेजिग्नेटेड फ्री जोन कहते हैं। गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी।
उनमें ये वैट की छूट सिर्फ है। बाकी किसी भी फ्री जोन में, जैसे कि छोटे फ्री जोन में नाम ले रहे थे हम, सही। राकीज, शाम्स उमर क्वेन, इनमें किसी में भी वो डेजिग्नेटेड फ्री जोन नहीं है। मेनलैंड में तो है ही नहीं। मेनलैंड में तो है ही नहीं। ये उन फ्री जो मैंने छोटे फ्री जोन बता रहा हूँ, उनसे अगर आप मेनलैंड में या फ्री जोन के अंदर कहीं भी बिजनेस करेंगे तो वैट अप्लीकेबल है। कीप इन माइंड जो हमने कंडीशन बताई है 375,000 अगर आपका मीट कर रहे हैं तो। और एक चीज़ और बताएं मुझे, मैं अबू धाबी में था 8 साल मैं वहीं रहूँ, तो वहाँ पे एक लाइसेंस मिलता था, वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जैसे कैफेटेरिया, लॉन्ड्री, सैलून खोलने का। तो उस टाइप का कोई लाइसेंस यहाँ है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, सोल एस्टेब्लिशमेंट जो हमने इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, तो यहाँ पे मिल जाता है। हाँ जी, मिल जाता है। क्योंकि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था लाइसेंस, उसकी फीस भी कम थी वहाँ पे, मेरे उसकी फीस बहुत कम 12,000 होती है, 12,000 दिरहम का बहुत कम मिलता है। होती है उसकी फीस। जो सोल एस्टेब्लिशमेंट आप लाइसेंस बोल रहे हैं, उसमें एक एजेंट लाजमी चाहिए होता है। ओनर नहीं होता हाँ, वो एजेंट होता है। सही है। फिर आपकी कास्ट कम हो जाएगी, लेकिन वो एलएलसी नहीं होगी। हाँ, एलएलसी नहीं होती, वो एस्टेब्लिशमेंट टाइप की एस्टेब्लिशमेंट, सोल एस्टेब्लिशमेंट होती है। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट, हाँ। उसे उधर एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यहाँ सोल हम एस्टेब्लिशमेंट ये कहते कह हैं। सकते हैं कि ओनरशिप आपकी है, लेकिन साल में एक दफा उस लोकल को आपको कोई 4-5 हज़ार दिरहम देने होते हैं कि उसके बिहाफ पे वो हाँ जी, वो company डिपेंड खुली करता है आपकी क्या डील उसके हाँ, साथ हुई यानी है। वो आप एक लमसम हाँ, पैसे वो साल में एक लमसम दफा ले amount लेता है। हाँ जी, लेते और हैं। वो इनिशियली ले स्पॉन्सरशिप लेता फीस, है। हाँ जी, हाँ। स्पॉन्सरशिप फीस वो Sponsorship डिपेंड करता है fees। इनिशियली, वो आपका और उनका रिलेशन है। हाँ जी, लेकिन वो उस पे वीजे भी वगैरह भी इशू हो जाते हैं, वो सब कुछ यानी नॉर्मल है, बाकी सब कुछ है। सब कुछ नॉर्मल। और वो उसमें कोटा छोटा भी मिलता है, सब कुछ होता है। इसमें टेक्निकल वर्ड्स क्या यूज होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट, सोल एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो बिजनेस और कंपनी सेम है। सही है। जो एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसमें बिजनेस एक अलग है और जो इंडिविजुअल जो ओनर है वो अलग है दोनों। सही। टेक्निकली ये हाँ, इस तरह क्योंकि वो होता है। अगर कोई उसमें लॉस होता है तो वो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर नहीं आता, वो एलएलसी के हाँ ऊपर जी, जाके LLC वहीं पे खत्म हो जाता बिल्कुल है। सही है। अच्छा, ये आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है इफ्जा से, तो इन्होंने आपको सर्टिफाइड किया हुआ है। बाकी और कौन कौन से फ्री जोन से आपको, यानी किस किस के लिए काम कर रहे हैं आप? जितने भी मेजर फ्री जोन हैं दुबई के, इसका रासुल खैमा में, शारजा में, अजमान में, उमुल क्वेन में, सबके साथ ही चैनल पार्टनर हैं हम। हम भाई एक चीज़ और बताएं, जैसे नए नए लोग आते हैं वो कंपनी खुलवाना चाह रहे हैं, जैसे मुझे भी कोई कंपनी खोलनी है, तो अब मुझे डिफरेंट कोटेशंस मिलती हैं हर जगह से। कोई मुझे 8,000 दे रहा होता है, कोई 10,000, कोई 12,000। तो ये क्या, यानी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं या पहले बताते नहीं है बाद में पैसे मांगते हैं, क्या होता है, किस तरह से करते हैं ये लोग? अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में ना एक ये भी चक्कर है कि जब आप किसी के पास जाते हो, किसी भी कंसल्टेंट के पास या बिजनेस सेटअप वालों के पास, टाइपिंग सेंटर, वो आपको पूरी अमाउंट नहीं बताते शुरू में। वो क्लाइंट कैश करने के लिए वो कुछ भी बता देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, ये यूज़ कार का ही लाइसेंस ले लें, आप जाएंगे, आपको नॉर्मली वो कहेंगे 11,000 में हो जाएगा जी, सही, 12,000 में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा, ऐसे कुछ भी अमाउंट बता देंगे। वो आधा सच बोल रहे होते हैं। वो अमाउंट ठीक होती है, लेकिन वो अमाउंट सिर्फ वोचर की होती है। सही है। फिर उसमें MOA है, इनिशियल अप्रूवल्स हैं, ट्रेड नेम है, फिर आपका वीज़ा के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, वीज़ा की गवर्नमेंट फीसेज हैं, उसकी अपनी फीस है कंसल्टेंट की, वो सारी फिर ऐसा ऐसा करके वो आपको कहते रहेगा ये भी दो वो भी दो। हाँ, फिर वो एंड में वो 20,000 तक ले जाएगा। हाँ, 20,000 तक ले जाएगा। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, तो जब आप कोई भी काम है, इवन वीज़ा रिन्यूअल के लिए भी जा रहे हैं, तो आपने उसको कहना है A to Z मुझे पूरी कास्ट दो, यानी मैं आपको इतने ही पैसे दूंगा जिसमें मेरी कंपनी भी सेटअप हो जाएगी और मेरा वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार होता है कि मतलब कम पैसे बता के एक दफा फाइल ओपन कर दिया। हाँ जी, पूरा ब्रेकडाउन दें आपके क्या क्या करेंगे। और A to Z मेरी ये मुझे बताएं कि मुझे बस इतने ही पैसे देने हैं। चलें गाइस, तो फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लेंगे वीज़े के मुतालिक और दूसरे ट्रेड लाइसेंस और बिज़नेस सेटअप से रिलेटेड। तो जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।